हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल एग्जाम, छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है वो कितना है, क्योंकि सवाल अगर मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछ दिया कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन दिस एक्ट, तो सेक्शन 14 सेक्शन है, शेड्यूल 4 है। क्लियर है? क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही बेसिकली, ठीक है, ताकि आपका जो पीटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका इस एक्ट से एक भी सवाल ना छूटे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग असली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो एक्ट है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंतर्गत जो भी म्युनिसिपल एरिया आता है उस म्युनिसिपल एरिया पे ही अप्लाई होता है। देखिए, यहां पे भी पहले मैंने बोला, उसके बाद मैंने क्या बोला कि अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बात हो रहा है इसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके कि यह एक्ट 2 बार में अप्लाई हुआ है, ठीक है। जब इसका जो पहला ये एक्ट जब पहले कमेंस हुआ तो सिर्फ उसी म्युनिसिपल एरिया पे अप्लाई हुआ जो म्युनिसिपल एरिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़ राज्य के तहत, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कमेंसमेंट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करी कि इस एक्ट को अदर म्युनिसिपल एरिया, फिर अदर एरिया ऑफ सच स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट के अदर एरिया पे भी अप्लाई करी, इस एक्ट को एक्सटेंड करी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इस एक्ट का जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो कब है। तो ये जो एक्ट इनेक्ट हुआ था 23 मई 2011। क्लियर है? अब आते हैं इसके सेक्शन 2 पे। देखिए, सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लाउज। अब इंटरप्रिटेशन क्लाउज क्या होता है कि इस एक्ट में जो भी टर्म यूज हुआ है उस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है इस एक्ट के पर्सपेक्टिव से, यही बताता है हमें सेक्शन 2। दैट मीन सेक्शन 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको डिफाइन किया गया है, उसका क्या मतलब है यह बताया गया है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो बार बार रिपीट हुआ है इस एक्ट को लेके जुडिशियल एग्जाम में, छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले है एकोमोडेशन। देखिए, एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि अब कोई बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का कोई हिस्सा जिसको लैंडलॉर्ड ने लीज आउट किया, लीज पे दिया टेनेंट को, ठीक है। अब वो बिल्डिंग का इस्तेमाल टेनेंट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करे या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करे, ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसा कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई हिस्सा जो लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को लीज्ड आउट होता है, ठीक है, तो वह माना जाता है एकोमोडेशन। ये हो गया सिंपल डेफिनेशन। लेकिन सवाल कुछ इस तरीके से पूछता है कि इस एकोमोडेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इस एकोमोडेशन शब्द के अंतर्गत गैरेज, स्टेयरकेस, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे गैरेज हो गया, स्टेयरकेस हो गया, गार्डन हो गया, ठीक है, ये सब टर्म्स जो एकोमोडेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एग्रीमेंट में। अब देखिए, जो इस एक्ट में टर्म एग्रीमेंट यूज हुआ है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट का यहां मतलब होता है एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड दैट एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो लीज पे देता है, जो लीज आउट करता है, ठीक है, और जिसको देता है उसको टेनेंट कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। जो टर्म डिस्ट्रिक्ट यूज हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब? हम लोग एकोमोडेशन देख लिए, एग्रीमेंट देख लिए, अब डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब? तो डिस्ट्रिक्ट को जो डिफाइन किया गया है, माना गया है इस एक्ट को लेके कि वह डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आता है और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग है वही मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट का इस एक्ट को लेके। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब आते हैं हैबिचुअल डिफॉल्टर पे। अब किस व्यक्ति को कहा गया है हैबिचुअल डिफॉल्टर, ये समझिए, ठीक है। अगर कोई टेनेंट 12 महीना में, ठीक है, 12 महीना में अगर 3 या 3 से अधिक बार डिफॉल्ट करता है
कंसिडरेशन, जो लीज प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन दैट मीन जो रेंट है, रेंट को देने में अगर 3 या 3 से अधिक बार डिफॉल्ट करता है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, तो उस टेनेंट को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं एज अ हैबिचुअल ऑफ डिफॉल्टर, ठीक है, एज अ हैबिचुअल डिफॉल्टर। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अब देखिए यहां टर्म यूज हुआ लैंडलॉर्ड। अब देखिए जब लैंडलॉर्ड का आप डेफिनेशन देखोगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, बट आपको पकड़ना है, क्योंकि देखिए मेरा यह मानना है कि आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए पढ़ने को लेकर वो कैसा होना चाहिए, एज अ रिसर्चर का, ठीक है। आप रिसर्च करो किसी भी पेपर पे, ठीक है। आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते रह जाओगे, ज्यादा आप गेन नहीं कर पाओगे। आप एज ए रिसर्चर पढ़ो तो आपको ज्यादा से ज्यादा बात समझ में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों से मेरा एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अपने शेयर किया आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ लैंडलॉर्ड का क्या मतलब हो रहा है, तो यहाँ हमको यह समझना है कि लैंडलॉर्ड का मतलब वह व्यक्ति होता है जिसको लीज प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन है दैट मीन्स जो रेंट है जिस व्यक्ति को दिया जाता है वही व्यक्ति होता है लैंडलॉर्ड। क्लियर है? अब कोई जरूरी नहीं है कि लैंडलॉर्ड ओनर हो, ठीक है। जिस एकोमोडेशन का लीज आउट हुआ है उस एकोमोडेशन का व्यक्ति लैंडलॉर्ड हो, इसके लिए वह उस एकोमोडेशन का ओनर हो यह जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या है लैंडलॉर्ड होने के लिए कि एकोमोडेशन का रेंट किसको दिया जा रहा है, तो जिसको रेंट दिया जा रहा है वही लैंडलॉर्ड माना जाएगा। क्लियर है? तो अब इस लैंडलॉर्ड के अंतर्गत दैट मींस दैट द टर्म लैंडलॉर्ड इंक्लूड इवन द गार्जियन, असाइनी, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सभी लैंडलॉर्ड के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं म्युनिसिपल एरिया। तो म्युनिसिपल एरिया का क्या मतलब, ठीक है। तो इस एक्ट के अनुसार म्युनिसिपल एरिया का मतलब वह एरिया जिसको डिफाइन किया गया है छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में एज अ म्युनिसिपल एरिया, वही म्युनिसिपल एरिया का मीनिंग होगा इस एक्ट को लेके, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो एक हो गया म्युनिसिपल एरिया। अब आते हैं हम लोग रेंट पे बात करते हैं। तो रेंट का क्या मतलब होता है, तो रेंट का मतलब यहां पे वह हो गया जो लीज जिस एकोमोडेशन का हुआ है उस लीज का जो कंसिडरेशन अमाउंट है उसको हम लोग कहते हैं रेंट। और रेंट जब भी दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया जाता है ये बात ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो टेनेंट के द्वारा दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, तो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है रेंट। इसी तरीके से बहुत सारे टर्म यूज हुआ है, जैसे सोशल न्यूसेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है जो रिपीट होते हैं जुडिशियल छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम में, मैं उसी टर्म को यहां पे बताया हूं। और कुछ ही जो टर्म है जो बचा, जैसे सोशल न्यूसेंस है, ठीक है, इसमें टीनेंट शब्द यूज नहीं हुआ, टीनेंट कौन होगा, ठीक है, ये सब भी परिभाषित है सेक्शन 2 में। क्लियर है? अब लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है एग्जम्पशन के बारे में। दैट मीन्स कि ये जो एक्ट है किस एकोमोडेशन के लीज पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई प्रॉपर्टी लीज हुआ है और वह प्रॉपर्टी पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं हो तो इसके लिए वह लीज किसके द्वारा होना चाहिए, ये सभी बातें आपको सेक्शन 3 में मिल जाएंगी। तो सेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एकोमोडेशन लीज आउट हुआ है फॉर गवर्नमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस एकोमोडेशन पे यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं सेक्शन 4 पे। अब आपके माइंड में यह सवाल उठता है कि मैं सेक्शन वाइज क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं सेक्शन वाइज ही क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट लेक्चर दे दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एग्जाम्पशन का संबंध किस सेक्शन से है, ठीक है, तो आप दिमाग में आपका तुरंत क्लिक होगा सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 तुरंत टिक मारा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं सेक्शन 4 पे, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है, टेनेंसी एग्रीमेंट। दैट मीन्स कि इस एक्ट के लागू होने के बाद, पहला पॉइंट नोट कीजिए कि इस एक्ट के लागू होने के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उस लीज पे अप्लाई नहीं होगा जिस लीज को यह एक्ट गवर्न कर रहा है। पहला पॉइंट, ठीक है।
दूसरा पॉइंट सेक्शन 4 के अनुसार कि अब जो भी लीज होगा वो बाय वे ऑफ राइटिंग होगा, उसका वैल्यूएशन 100 से कम का भी है तो भी बाय वे ऑफ राइटिंग ही होना है लीज। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा बात कि ओरल लीज इस एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हमें बताता है कि किसी भी एकोमोडेशन को जो लीज्ड आउट किया गया है तो उसका जो रेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है, और ये तय कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 5 के अनुसार दोस्तों क्या कहता है कि जो लीज्ड हुआ है प्रॉपर्टी उसके संबंध में जो रेंट दिया जाएगा वह रेंट टीनेंट उतना ही देगा जितना टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिस रेंट अमाउंट को लेके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? दैट मीन्स कि अगर कोई प्रॉपर्टी लीज्ड आउट हुआ और उसका रेंट लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में जो भी निर्धारित हुआ है, ठीक है, वही रेंट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सेक्शन 5। अब आइए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 6, 7, 8, 9, 10। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि सेक्शन 6 क्या कहता है ये समझिए। तो सेक्शन 6 हमें बताता है कंस्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो गठित होगा किसके द्वारा होगा? सेक्शन 6 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। अब जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल गठित हो गया उसका जो चेयरमैन होगा वह कौन होगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उसका जो चेयरमैन होगा दैट मीन्स रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का जो चेयरमैन होगा वह कौन होगा? तो वो होगा वह व्यक्ति जो एलिजिबल है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे नियुक्त होने को लेके। क्लियर है? दैट मीन्स कि सिर्फ उसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा एज अ चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो व्यक्ति एलिजिबल है टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर? और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा हाईकोर्ट के सलाह से। और इस रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में जो अदर मेंबर्स का जो संख्या होगा वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये सेक्शन 7 कहता है रेंट कंट्रोलर के बारे में। सेक्शन 7 बताता है कि रेंट कंट्रोलर कौन होगा? तो रेंट कंट्रोलर वह व्यक्ति होगा, वह ऑफिसर होगा जिसका पद डिप्टी कलेक्टर के नीचे का नहीं होगा। दैट मीन्स कि रेंट कंट्रोलर के तौर पे उसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा जो ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर या उसके ऊपर के रैंक का होगा। क्लियर? राज्य के अंतर्गत, माय मिस्टेक, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर से ऊपर के पद के जो पदाधिकारी होंगे उनका ही नियुक्ति होगा रेंट कंट्रोलर के तौर पे सेक्शन 7 के अनुसार। और सेक्शन 7 एक चीज और यह बताता है हमें कि जो रेंट कंट्रोलर होगा वह सबऑर्डिनेट माना जाएगा रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का। क्लियर? अब आइए सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का क्या पावर है और क्या फंक्शन है इसके संबंध में ही हमें जानकारी देता है सेक्शन 8। ठीक है, क्लियर? तो सेक्शन 8 के अनुसार सबसे पहले पावर क्या है कि जो भी आदेश रेंट कंट्रोलर के द्वारा पास हुआ है और उस आदेश को लेके कोई व्यक्ति खुद को एग्रीव्ड समझता है तो वह उस ऑर्डर की अगेंस्ट अपील करेगा। तो कहां करेगा? रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में। दैट मीन्स कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल यहां पे एज अ अपीलेट अथॉरिटी एक्ट कर रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का कंटेम्प्ट हुआ तो उस कंटेम्प्ट को लेके वह पावर है उसको हाईकोर्ट का। दैट मीन्स कि अगर हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हाईकोर्ट जो भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल भी वही माना जाएगा कि अगर उसका कोई कंटेम्प्ट करता है तो फिर वह भी वही पावर यूज कर सकती है जो एक हाईकोर्ट करती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये थे पावर एंड फंक्शन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पावर क्या है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पावर है सुपरिंटेंडेंस का। ठीक है, दैट मीन्स कि कंट्रोल होता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का, कंट्रोल होता है किस पे? तो रेंट कंट्रोलर पे। ठीक है, सुपर इंटेंड करने का। अब आइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है कि पावर फंक्शन
ऑफ द रेंट कंट्रोलर। क्या पावर है और क्या फंक्शन है रेंट कंट्रोलर का? तो देखिए सेक्शन 9 के अनुसार क्या पावर है रेंट कंट्रोलर का? तो सबसे पहला पावर है टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट विच वेर अराइज बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। कहने का क्या मतलब कि जो डिस्प्यूट, जो विवाद लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेके के बीच में अराइज हुआ है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का पावर है पहला। दूसरा पावर क्या है कि जो राइट है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, उसको इन्फोर्स करने का पावर है, ठीक है। और जो भी ऑब्लिगेशन है टेनेंट का लैंडलॉर्ड के प्रति, लैंडलॉर्ड का टेनेंट के प्रति, उस ऑब्लिगेशन को भी इन्फोर्स करने का पावर किसको है? तो रेंट कंट्रोलर को है। क्लियर, समझ में आ गया? और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिलेवेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसको लेकर क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई चला बिफोर रेंट कंट्रोलर, तो वो कार्रवाई कितना दिन के भीतर खत्म होना आवश्यक है, ठीक है। तो वह कार्रवाई 6 महीना के भीतर खत्म होना आवश्यक है। तो 6 महीना कब से? जिस डेट से रिस्पोंडेंट अपेयर हुआ है बिफोर द रेंट कंट्रोलर, उस डेट से 6 महीना के भीतर प्रोसीडिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द रेंट कंट्रोलर, ठीक है। जो प्रोसीडिंग जो चल रहा है बिफोर रेंट कंट्रोल, उसको खत्म होना 6 महीना के भीतर आवश्यक है। किस डेट से? ये समझ में आ गया है? 9 हो गया, 8 हो गया, अब 10 में आते हैं, ठीक है। 10 कहता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के द्वारा या फिर रेंट कंट्रोलर के द्वारा। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट यह कहता है कि जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है और जो रेंट कंट्रोलर है वो बाउंड नहीं है बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट यह कहता है कि वो जो अपने प्रोसीडिंग को रेगुलेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू देयर या हिज रूल, दैट मीन्स कि अपने रूल के अनुसार ही वो अपने कार्रवाई को चलाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उसको लगता है कि हमको गाइड लेना है तो वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार गाइड ले सकता है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया? और दूसरा पॉइंट यहां क्या कहता है कि वो बाउंड नहीं है, लेकिन अगर यहां पे लगता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को या फिर रेंट कंट्रोलर को कि यहां पे उसको आवश्यक है सिविल कोर्ट के पावर को एक्सरसाइज करना, तो वह सिविल कोर्ट के पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जो सिविल कोर्ट को पावर मिला है सीपीसी के तहत। दैट मीन्स कि समन इशू कर लगता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल या रेंट कंट्रोलर को कि समन करना है तो वो समन इशू कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड। समझ में आ रहा? अगर वो उसको लगता है तो ऐसे एज ए जनरल रूल अप्लीकेबल नहीं है सीपीसी टू द प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल और रेंट कंट्रोलर। समझ में आ रहा बात? समन इशू करने का पावर, कमीशन इशू करने का पावर, ठीक है, विटनेस को एग्जामिन करने का पावर, तो ऐसे कुछ पावर जो सिविल कोर्ट के हैं वो होते हैं सीपीसी के तहत, वह पावर एक्सरसाइज कर सकता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल या फिर रेंट कंट्रोलर। क्लियर है? तो ये हो गया कुछ पावर एंड फंक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहां क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, तो वह प्रोसीडिंग किसके बिफोर प्रोसीडिंग चल रहा है? तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल या फिर रेंट कंट्रोलर के बिफोर, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। किस सेक्शन के लिए? तो आईपीसी का सेक्शन 196, 193, ठीक है, 228 और सीआरपीसी का सेक्शन 195 के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड फॉर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीडिंग क्या माना जाएगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सेक्शन 10 था दोस्तों। इस पार्ट में हम लोग सेक्शन 10 तक ही कवर करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हम इन ब्रीफ बताते हैं कि सेक्शन 12 क्या कहता है, ठीक है, और सेक्शन 11, 12, 13 और 14 क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 14 ही है, ठीक है। तो सेक्शन 11 हमें बताता है कि जो भी ऑर्डर पास होगा किसके द्वारा? रेंट कंट्रोलर के द्वारा या फिर रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कितना टाइम पीरियड के विद इन होगा, ठीक है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो ये सभी जानकारी हमें सेक्शन 11 के द्वारा मिलता है। क्लियर है? और 12 बताता है हमें कि क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, ठीक है। तो अगर आपसे, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको अगर याद हो गया तो आपसे अगर सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर सवाल पूछा गया तो आपसे एक भी सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है।
13 हमें बताता है अपील से रिलेटेड प्रोविजंस पे। ठीक है, अगर मान लीजिए अपील होना है इस एक्ट के तहत तो अपील कहां होगा, कितना टाइम पीरियड के विद इन होगा, तो ये सभी बातें अपील से रिलेटेड हमें सेक्शन 13 बताता है। ठीक है, उसके बाद रिपील, सेक्शन 14 क्या कहता है, रिपील। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और उस डिस्प्यूट पे इस एक्ट के कमेंस्ड होने के बाद, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है और इस एक्ट को कमेंस्ड होने के बाद उस डिस्प्यूट पे ये एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो फिर क्या होगा कि इस एक्ट के लागू होने के पहले तक कोई भी अगर लॉ उस डिस्प्यूट पे अप्लाई हो रहा था तो उस एक्ट के आने के बाद अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही है सेक्शन 14 रिपील का प्रोविजन। ठीक है, तो दोस्तों अब इस लेक्चर को कंक्लूड ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, इन ब्रीफ और सटीक हम लोग डिस्कस किए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ठीक है, और भी कुछ माइनर एक्ट हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके कवर कर लेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोर्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है। ठीक है, तो ये सभी जो माइनर एक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट फोकस करता है मेजर लॉ पेपर पे और उसका माइनर जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, उससे जो 5-10 नंबर जो भी क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन आते हैं पीटी में वो छूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम आपको क्योंकि आपको मेरा लेक्चर जो देखना है किस तरीके से, तो एक स्टोरी टाइप, अपने इमेज में स्टोरी टाइप आप इस बात को बैठा लो, आपको बस एग्जाम से पहले 1 घंटा इसको देख भी लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे कि सबसे पहले हम लोगों ने 1 सेक्शन पे क्या देखा कि इसका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है क्या है। 2 में हम लोगों ने डेफिनेशन पे बात किया। ठीक है, और उसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या कहता है हम लोगों ने उसको डिटेल में समझा, और ब्रीफ में हम लोगों ने सेक्शन 11 to 14 को देखा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है? तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।